अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे और साथ साथ जुम्मा मुबारक भी कहेंगे। मैं हूं उर्मिला विद अ ब्यूटीफुल वेदर, बहुत ही ज़बरदस्त खुशगवार मौसम के साथ पंजाब के बहुत सारे इलाके महक रहे हैं और धुल भी गए हैं, ये भी कहना चाहिए। खैर, मैं हूं इमरान हसन, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं। आपका दिन शुरू हो चुका है, नहीं हुआ तो कर लीजिए। आई मीन इट्स लेट, इट्स 9:05, 9:05 हो चुके हैं एंड वी आर एब्सोल्युटली लाइव, सो इसलिए आपको बताना बहुत ज़रूरी है। 9:05 जो बोल रहे हैं ना, मैं बचपन में हमेशा बड़ी कंफ्यूज रही हूँ। जब 9:15 को इस तरह से कुछ टाइम बताना था, हमेशा बड़ी कंफ्यूज होती थी। और ये बहुत सारे बच्चे भी मुझे भाई आई रिमेंबर, मैं तो बचपन में जो वॉल क्लॉक होती है, मैं तो उसकी सुई के मुताबिक टाइम बताता था। तो ऐसे ही होता है बचपन में। ये हम सारे पुराने जो 90s के बच्चे हैं ना, ये सारे ऐसे हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आजकल के बच्चे जरा एडवांस्ड हैं, वो तो आजकल डिजिटल वॉचेस हैं जी उनके पास। 4 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे भी एडवांस्ड है भाई। तो खैर, हैव अ वेरी गुड डे सिंस दिस द वीकेंड। और अमला ने आपको बताया भी, आज जुमा भी है, तो बरकतों भरा दिन है। अल्लाह करे इस दिन की बरकत से और कुछ हमारे अपने अमाल से इतने अच्छे हो जाएं कि हम इस ये जो एक टर्मोइल की सी सिचुएशन है पाकिस्तान में, चाहे वो पॉलिटिकल है या इकोनॉमिक है, हम इससे निकल जाएं। कुछ विजुअल्स हैं हमारे पास बारिश के हवाले से? बारिश के विजुअल्स हैं, डेफिनेटली अगर हैं तो दिखाएं हमारे पास जी। सुबह कल रात से, इनफैक्ट कल शाम से ही मौसम बहुत अच्छा हो गया लाहौर के अंदर, और उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे हमने तेज हवा, आंधी के हवाले से कुछ विजुअल्स भी देखे। और कुछ अच्छा, हैदराबाद में बड़ी तेज हवाएं चल रही थी, मैं भी हेडलाइंस में भी देख रहा था। लाहौर में कम चली? हाँ, लाहौर में भी काफी तेज हवाएं चली। हैदराबाद में वो डस्ट उड़ाने वाली रेत, हाँ उस तरह की गर्द आलूद हवाएं, यस राइट वर्ड, चली। और उम्मीद है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ होगा, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई इतलात नहीं है। लेकिन मौसम अच्छा हुआ है। और एक बार फिर हम आपको बताएं, हमने वो अपनी स्वेट शर्ट्स जो कि रखने का वापस फैसला किया था, वो हमने दोबारा से निकाली है। नहीं, वो दोबारा से निकाली है, आज काम आ गई है। इट्स काइंड ऑफ कोल्ड आउटसाइड अमला हसन, मुझे ठंड लग रही थी। आप बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, मैं इतना नॉर्मल नहीं हूँ। अच्छा, मुझे ठंड लगती है। ठीक है सही हो गया। मैं आई विश ये ऑन एयर ना होता और मैं कुछ कह पाती। आप समझ तो गए। मैंने तो इकरार कर लिया कि मुझे ठंड लगती है, तो लगती है। तो आज बस, लेकिन अच्छा है। और इस्लामाबाद में आपको पता है, कल हमें वैसे ने भी बताया था कि बारिश लगी हुई है और बारिश हो रही है। और आगे भी पीएसएल फाइनल की डेट तब्दील कर दी गई है। इंपॉर्टेंट खबर सुबह संडे को था जी, पीएसएल फाइनल सैटरडे को कर दिया गया। उससे इंपॉर्टेंट एक और है जो आप स्किप करिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड बाहर हो गई है पीएसएल से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाहर हो गई? हाँ जी, ये बाहर हो गई है। कल एलिमिनेटर में मैच आपने नहीं देखा ना, कल बाहर हो गई इस्लामाबाद यूनाइटेड। इसलिए आपको दुख भी नहीं, ये नहीं सोचा कि इस्लामाबाद किसको बाहर हो गई है, क्या बात है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड बाहर हो चुकी है और अरमला हसन ने और छुरियां चलाई हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस के दिल पे, ये बता के उनको कि इन्होंने तवज्जो ही नहीं दी कि भाई बाहर होता है, हमें क्या है। लाहौर, मुझे एक्चुअली वो फील नहीं आई कि लाहौर टूर्नामेंट में है। आप लाहौरियों की खुदगर्जी यहाँ पे नोटिस करें। लाहौर है, बाकी टीम किसी की फिक्र ही नहीं है। अपनी खुदगर्जी देखें कि आप इस्लामाबाद के होते हुए पेशावर को सपोर्ट कर रहे हैं। ये नहीं, शुक्र है मैं डे 1 से कर रहा हूँ, एंड पे आके मैंने नहीं बदली पार्टी। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। खैर, यूनाइटेड की बहुत अच्छी टीम थी एंड समझ नहीं आती कैसा क्या हुआ यूनाइटेड के साथ। कल का मैच तकरीबन वो जीते हुए थे और जब मैंने लास्ट जब देखा था तो 96 रन पे सिर्फ आई थिंक 1 विकेट गिरी थी। एंड बिलीव मी अरमला, जब मेरा रेडियो शो था, जब मैं पहुंचा वहां पे देखा तो उस वक्त 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और 4 गेंदों पे 22 रन की जरूरत थी। गिरना शुरू, हाँ, लाइन लग गई, एक के बाद एक विकेट गिरती रही और यूनाइटेड ने ज़ल्मी को फतह तश्तरी में रखकर पेश कर दी। ये हेडलाइन कह रही है आज एक्सप्रेस की। ऐसे ही तो ये प्लेट में रख के जो पेश की गई है, उसके बाद अब पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मैच होगा। इन दोनों में से जो मैच जीतेगा उसका फाइनल में मुकाबला होगा मुल्तान सुल्तान से। ये इक्वेशन इमरान ने मुझे याद कराया। और ये बहुत जबरदस्त इक्वेशन है। और अगला मैच जो है ना, बड़ा डू एंड डाई होने वाला है। इट्स लाहौर वर्सेस पेशावर, बाबर आजम वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी, दोनों दोस्त भी हैं। सो देखना ये है कि क्या होता है। एंड आई वांट टू टॉक अबाउट, लेकिन मैं आगे जाके चूंकि हम पीएसएल पे बात करेंगे, ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें बाबर आजम और शादाब दोनों थे, इसमें कुछ सहाफियों के सवाल भी थे, उस पर भी हमने आगे जाके बात करनी है। लेकिन अभी आपको हम बताएंगे वो सहाफी जिनकी बात सहाफत के नाम पे धब्बा, ऐसे कुछ सहाफी हैं जो ऐसे सवाल करते हैं। हम हमने कहा कि अब बड़ी खबर में इतनी पहले बुरी खबरें हम दे देते हैं, आते हैं क्रिकेट के हवाले से। खैर, बड़ी खबर भी कुछ अच्छी नहीं है खबरें। सियासी अदम इस्तेहकाम है, माशी अदम इस्तेहकाम है और ये खबरें मुसलसल आ रही हैं। तोशा खाना के बारे में आपको पता ही होगा, इमरान खान के लिए एक दर्द सर बन गया है। काश कहते हैं अब वो घड़ी ना आती जिस घड़ी मैंने वो घड़ी ली थी। इसी केस में उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें इस वक्त जारी हैं। तहरीक इंसाफ के इमरान खान को गिरफ्तारी से बचाने के लिए इस वक्त भरपूर तवानाई तहरीक इंसाफ इस्तेमाल कर रही है। कारकुन हैं कि वो
डंडों के साथ आए, डंडों सोटों के साथ आ चुके हैं लाहौर में। और आपको ज़मान पार के इलाकों में ऐसे कारकुन चलते नजर आते हैं जिनके हाथ में बड़े बड़े लठ होते हैं, लठ बोलते हैं इसको, राइट, उठाए हुए लट्ठे, उठाए हुए डंडे। और उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि हमने कप्तान को गिरफ्तार नहीं होने देना। लाहौर हाई कोर्ट ने कल थोड़ा रिलीफ दिया कप्तान को, लेकिन फैसला जो तफसीली था वो कुछ खास उनके हक में नहीं था। ज़मान पार का ऑपरेशन आज सुबह 10:30 बजे तक कल कोर्ट ने रोका था। कोर्ट ने कल इफ़ाम तफ़हीम की भी बात की कि सीज़ फायर कर लें, बात कर लें और शहर में अमन लेकर आएँ। तहरीक इंसाफ को इतवार को जो मीनार पाकिस्तान में जलसा करना था, ये भी कल हाई कोर्ट ने इससे मना कर दिया, बिल्कुल रोक दिया गया है हाई कोर्ट की जानिब से। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने भी इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए इनकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया है और उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का भी हुक्म दिया है। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में कहा है कि अमन ओमान की सूरत हाल को देखते हुए इमरान खान अपने हकूक खो चुके हैं, अदालत के सामने सरेंडर करना लाजमी है और इमरान खान जो रवैये है उसकी रोशनी में वारंट गिरफ्तारी महज अंडरटेकिंग की बुनियाद पर खारिज नहीं किए जा सकते। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त हो कानून और हक़ाइक़ के बिल्कुल मुनाफी है, ऐसा अदालत ने कहा। और फैसले के बाद इमरान खान साहब ने 18 मार्च को सेशन अदालत में पेश होने का ऐलान करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उनकी गिरफ्तारी अदालत में पेशी के लिए नहीं, उन्हें जान से मारने के लिए है। साथ साथ उन्होंने ये भी मैसेज दिया कि मुल्क की तरक्की और जमहूरियत के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करूंगा। हर किसी से भी बात करने और सिर्फ जानिब हर कदम उठाने के लिए वो कहते हैं मैं तैयार हूँ। वो मुनीर न्याज़ी ने कहा था ना, अक्सर देर कर देता हूँ मैं। इमरान खान साहब हर किसी से बात करने के लिए तैयार हैं। कल ट्वीट किया इमरान खान साहब ने, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने कहा खान साहब मैंने कहा यू टर्न ही ना ले लें हर किसी से बात करने के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने फिर ये भी कहा कि अब इस हुकूमत के कोर्ट में ये बॉल है कि अब इमरान खान साहब ने अगर ऑफर दिए तो बात करें, लेकिन अब हुकूमत क्यों करे जब इमरान खान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, हुकूमत ये कह रही है। खैर, हमारे साथ जाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। आप इनका तज्जिया सुनते हैं हमारे शोज़ में। जाहिद साहब को हमने मधु किया, हमने कहा ज़रा पूछे उनसे सियासी मंजरनामे को कैसे देख रहे हैं। जाहिद साहब, बाहर का मौसम तो थोड़ा अच्छा हो गया, थोड़ी सी हीट वेव थी, लेकिन अच्छा हो गया मौसम, सियासत का नहीं हो रहा है। और इमरान खान साहब की सियासत के ऊपर कहना चाहिए कि जो बादल हैं वो बिल्कुल आ चुके हैं और ऐसा लगता है कि शदीद तूफ़ान का पेश खैमा इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है। आप कैसे देख रहे हैं जो अब तक डेवलपमेंट्स हुई हैं इनको? देखिए, सियासत में गर्मी तो हमेशा रहेगी, पाकिस्तान की सियासत का यही रहा है सिलसिला, और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कमी आने जानी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कुछ हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दोनों तरफ के लोग जो है, हुकूमत से भी और इमरान खान भी अब बात कर रहे हैं कि वो आपस में बैठ सकते हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि किस मसले पे बैठना चाहते हैं। इमरान खान साहब पहले भी ये बात कर चुके हैं, ये पहली दफ़ा नहीं कहा है। उन्होंने कहा सबसे बात करूँगा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो क्वालिफाई भी करते रहे कि चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। अब चोरों की फेहरिस्त में बहुत लंबी है इनकी, तो जब आप इस किस्म की बात करेंगे तो फिर मेरे ख्याल ये कोई मज़ाकरात की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये एक लफाजी ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जाके दोनों फरीक जो है बैठने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर होता तो पहले ही से बहुत तब्दीली आ चुकी होती, यहाँ तक नौबत नहीं आती। अब इमरान खान साहब ने पहले जो है वो नेशनल असम्बली से इस्तीफ़ा दिलवाए थे, वहाँ पे बायकॉट किया, फिर बाद में जाने की कोशिश की तो हुकूमत ने उन पे जो है ब्लॉक कर दिया उनको। अब मसला ये आता है कि आप पार्लियामेंट से भी बाहर हैं, और उसके बाद जो है यही पार्लियामेंट ही एक जरिया होती है जहाँ पे आप मज़ाकरात करते हैं, और कोई जरिया नहीं होती है कि यही प्लेटफॉर्म, इसीलिए नेशनल असम्बली में लोग इलेक्ट होकर जाते हैं कि वहाँ पे बैठ के अपने तनाज़ात भी दूर करें, एक सियासी लाएमल भी बनाएं। इख्तलाफात तो होते ही है, जमहूरियत का तकाजा यही होता है कि हुकूमत और अपोजिशन में इख्तलाफात होते हैं और यही आगे चीज़ों को लेके जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जो नौयत है वो तो तसादुम की नौयत है। अब जो बहुत ज़्यादा ख़राब सूरत हाल बन के आई है, ठीक है, तसादुम की सूरत हाल तो बहुत अरसे से, हम साल भर से देख रहे हैं, जब से नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई थी इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ, लेकिन उसमें एक तशद्दुद का पहलू भी आ गया जो बहुत ही खतरनाक है। अच्छा जाहिद साहब, अब अदालती ऑप्शन या तहरीक इंसाफ कानूनी महाज पर तो बाकायदा तौर पे भरपूर जंग लड़ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अदालतों के हवाले से मौजूद अदालत ने बुलाया, वारंट गिरफ्तारी जारी किए, और जो तमाशा हमने उनकी गिरफ्तारी के मामले पे देखा, अब सेशन अदालत ने भी ये जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी है इसको बरकरार रखा है। आपको लगता है कि खान साहब
बगैर गिरफ्तारी के अदालतों में जाएंगे या मौजूद अदालत ने जो हुक्म दिया है कि उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए, इसके लिए क्या आप आगे फर्दर देख रहे हैं लायामल? क्योंकि अभी तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि खान साहब गिरफ्तारी देने के लिए तो बिल्कुल भी किसी तौर तैयार नहीं है। नहीं, देखिए, एक दो चीज़ें हैं। एक तो सही बात है कि उनको अदालत में पेश होना चाहिए था। ये तकरीबन दूसरी या तीसरी पेशी है जिसमें वो पेश नहीं है। उसके बाद जो है अदालत ने ये वारंट जारी किए थे। लेकिन एक और भी हमारा सिलसिला जो हमारे मुल्क में रहा है बदकिस्मती से, वो ये है कि जब आप इक़्तिदार से हटते हैं तो आपके खिलाफ बेतहाशा केसेस भी शुरू हो जाते हैं। अब इमरान खान जो है, ठीक है, आपको सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन 80 केसेस भी बना दिए गए हैं। इससे पहले इमरान खान जब की हुकूमत थी तो वो PMLN के लोग जो है, हर दूसरा तीसरा फर्द जो था वो जेलों में होता था। अब ये सिलसिला जो हमारी सियासत का रहा है तारीख में, कभी भी सियासतदान इस चीज़ से सबक हासिल नहीं कर सकते। और यही बात ये है कि जब इंतकाम, एक हमारी सियासत जो है इंतकामी सियासत है। जमहूरियत तो दूर दूर नज़र नहीं आती, जमहूरियत की बातें सभी करते हैं, लेकिन इसमें किसी को भी दिलचस्पी नहीं है। अब वही देख लें कि इमरान खान साहब को पेश जरूर होना चाहिए था, इससे कोई इख्तिलाफ नहीं बन के आता है। लेकिन आपको ये पता चाहिए कि 80 केसेस जो बने हैं, उसकी नोटिस क्या बन के आएगी। ठीक है। अच्छा जाहिद साहब, ये वाला स्पेस मामला, अगर मैं तोशा खाना केस की बात करूं, जिसमें कल सेशन ने जज साहब ने अपने जो रिमार्क्स हैं वो भी दिए, और जो तहरीरी फैसला था इसमें इमरान खान अपने हुकूक खो चुके हैं। और इसके साथ साथ एक तो जज साहब ने ये भी कहा कि अगर मैं खुल के बात करूं तो ये कार्य सरकार में मुदाखलत है, और संभव है चूँकि लीगल ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन उनकी नहीं होने दी जा रही थी इमरान खान साहब के कारकुनान की तरफ से। आपको लगता है कहीं इमरान खान ने खुद कॉम्प्लिकेट किया है इस मामले को, ये कॉम्प्लिकेशन वो खुद लेके आए हैं? आई मीन वो पेश हो सकते थे अदालत के अंदर जब उनको 13 तारीख तक का टाइम दिया गया था, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये बात की भी थी कि हमने तो आपको स्पेस दी थी, उसके बावजूद आप नहीं आए। और उसी दिन इमरान खान साहब एक रैली कर रहे थे लाहौर के अंदर, और अदालत ये कह के नहीं गए थे कि मुझे सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। तो डोंट यू थिंक कि इन्होंने, और हम उससे पहले भी एक तारीख याद कर लेते हैं जब इमरान खान साहब के लिए अदालत वेट करती रही थी, मुख्तलिफ वक्त देती रही थी, और फिर एक रैली की सूरत में पहुंचे थे इमरान खान साहब। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लिकेशन खुद इमरान खान लगता है ऐसा लेके आए अपने लिए, उन्होंने पैदा की है। देखिए, दोनों बातें हैं। सही बात है कि इमरान खान साहब जब कहते हैं कि कानून की नज़रों में सब बराबर है, तो उनको इस पर अमल भी करना चाहिए। चाहे केस को किस किस्म के गलत बनाए भी गए, तो उनको अदालत में तो पेश हो जाना चाहिए था। इससे कोई इख्तिलाफ नहीं बन के आती, और इससे जो है सूरत हाल और ख़राब हुई है, क्योंकि इससे पहले भी सियासतदानों के खिलाफ केसेस बनते रहे हैं, और वो कोर्ट में पेशी भी देते रहे हैं, जेलों में भी गए। तो है, लेकिन इमरान खान साहब का ये तरीक़ेकार बन गया है, वो तो सही बात है। लेकिन मैं इस पे एक और बात भी करना चाहता हूँ कि देखें, सियासत ये जो तरीक़ेकार है, अब 80 केसेस आप मुझे बताइए बना दिए जाए, आपके कभी कोई क्वेटा में है, कोई हैदराबाद में है, कोई कराची में है, तो ये तरीक़ेकार भी समझ में नहीं आती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सियासत का ये तरीक़ेकार ख़त्म होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि जो है वो 8 पेशियाँ इमरान खान को करनी चाहिए थी, लेकिन एक और बात भी आप कर लेंगे, एक दिन में 8 पेशियाँ भी होनी थी। याद भी होगा, आप आए थे इस्लामाबाद, ठीक है, उनको इस मजमे के साथ नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये भी ख्याल रखें कि एक के दिन के अंदर 8 अगर पेशियाँ आप किसी पर लगा देंगे। आप ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ से जो कानून की पासदारी है उसको पसे पुश डाल दिया गया है, और सियासत ही हो रही है दोनों तरफ से। दोनों तरफ से जो है सियासत एक महाधारा। अच्छा जाहिद साहब, एक और सवाल। अब ये चूंकि हमारे पास वक्त कम है, फिर हम हारून की जाने भी जाएंगे, हम जमान पाक की सूरत हाल भी बात करेंगे। एक बार फिर लंदन प्लान के हवाले से कुछ बात गश सुनाई दे रही है, ये दावा किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये कोई प्लान है भी, या सिर्फ कयास सराइयाँ हैं कि पहले मरहले में खान साहब को हुकूमत से निकाला जाए, नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, मुकदमात ख़त्म किए जाएँ, और फिर दूसरे मरहले में नाअहल करार दिया जाए खान साहब को? तो ये सारे मामला, ये जो हम बातें सुन रहे हैं इधर उधर से, क्या ये इनकी एग्जिस्टेंस भी है या सिर्फ बातें ही हैं? देखिए, हमारे मुल्क में सियासत कम होती है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ज़्यादा होती है। और ये तो लंदन की आप बात कर रही हैं, मैं जब से सहाफ़त में आया हूँ 50 लंदन प्लान सुन चुका हूँ मैं। हर कदम पे जब कोई मुल्क के अंदर सियासी बहरान होता है तो फौरन एक बात आती है कि वो लंदन प्लान बन रहा है। आपको याद होगा अभी जब कादरी और पता ये मौलाना कादरी जो हैं
वो और ताल्लुक इमरान खान की बात हुई थी, उसको भी लंदन प्लान की बात हुई। भुट्टो के जमाने में भी सुनाई दी है कि एक लंदन प्लान बन गया था। मसला ये आता है कि ये एक लंदन प्लान बनाने की जरूरत क्या बन के आती है। तो मैं ठीक है। और मेरे ख्याल में हमारे अपने सियासतदानों की हरकतें काफ़ी होती हैं किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी भी दौर में जाने की जरूरत लंदन में जाने की जरूरत नहीं। खैर, थैंक यू वेरी मच जाहिद हुसैन साहब, सीनियर तरह आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें इस हवाले से बताया। हमारे साथ हारून हैं, उनसे हम ज़रा फील्ड अपडेट ले लेते हैं क्या है, चूँकि आज भी ज़मान पाक में बहरहाल खबरें बहुत सारी मौजूद हैं। हारून, कैन यू हियर अस? जी बिल्कुल, ओवर टू यू सर, बताइए क्या तफसीलात हैं हारून? जी बिल्कुल, इस तरह अरमला कि आज भी ज़मान पार्क के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में बारिश शुरू हो गई थी और रात भर तेज़ बारिश भी होती रही, लेकिन उसके बावजूद ये कारकुनान मौजूद रहे हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो है ऑपरेशन इमरान खान गिरफ्तारी जो है उससे जो है रोका हुआ है पुलिस को। 10 बजे तक का ये टाइम है। लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा इस केस की समाअत भी होनी है और वहाँ पर जो है दीगर मामला जो है वो तय पाए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी और इसके अलावा IG पंजाब जो अपनी रिपोर्ट भी अदालत में पेश करेंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि ज़मान पार्क के बाहर कंटेनर लगा दिए गए थे। इमरान खान की रिहाइशगाह को जाने वाले जो 2 मेन मरकजी रास्ते हैं, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2, यहाँ पे कंटेनर खड़े कर दिए गए हैं ताकि यहाँ से किसी भी किस्म की कोई व्हीकल जो पुलिस की है, APC यहाँ लाई जाती थी, वो यहाँ से ना गुजर सके और इमरान खान की जो मरकजी दरवाजा वहाँ तक पहुँचने में उनको दुश्वारी का सामना हो। लेकिन इन दोनों मरकजी दरवाजों के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है, उन्होंने अपने डेरे जमाए हुए, वो किसी भी सूरत में यहाँ से किसी को भी आगे जाने नहीं जाने देते हैं। उनका ये कहना है कि अगर पुलिस यहाँ पे दोबारा ऑपरेशन करती है तो रजिस्ट भी करेंगे, मुजाहमत करेंगे और पुलिस को किसी भी सूरत में इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करने दिया जाएगा। रात भर जो है यहाँ मेला भी लगा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के जो कारकुनान थे वो भी यहाँ मौजूद रहे। इसके अलावा दीगर इजला, दीगर सूबों से आए हुए जो कारकुनान। शाहरुख, एक बड़ा अहम नुकता है, कल से मैं देख रहा था और चैनल इसको जरा टेकअप कम ही कर रहे थे। PSL के मैचेस लाहौर के अंदर हो रहे हैं और ये इलाका क्योंकि PC होटल में आई थिंक टीम्स आर स्टेइंग और ये इलाका उतना ही वल्नरेबल है और वैसे भी मॉल रोड के ऊपर सारे सरकारी दफातर हैं और सबसे अहम जगह है, अदालतें हैं। तो मजमूई तौर पर इस इलाके की इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या बाकी जगहों पे मामलात कंट्रोल हैं, सिर्फ ज़मान पार्क के अतराफ में ये सारी एक्टिविटी है या इसका असर आपको बाकी जगहों पर भी नज़र आ रहा है आसपास? जी बिल्कुल, इससे सूरत हाल है कि ज़मान पार्क मेन किनाल रोड के ऊपर वाक़या और इसको तकरीबन 3 से 4 इलाके जो है वो लगते हैं। इमरान हाईगाह को जाने के लिए 4 रास्ते हैं। ठंडी सड़क से एक रास्ता है, उसके अलावा ज़मान पार्क से, ज़मान पार्क के अंदर से 2 रास्ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये थोड़ी सी मुश्किलात यहाँ के रिहायशियों को भी हैं कि यहाँ ज़मान पार्क में बिल्कुल महसूर होकर रह चुके हैं। जिससे आपने बात की कि PSL भी हो रहा है, तो अब जो हमारे तक इतला आ रही थी कि PSL का जो मैच इतवार को होना था वो मनसूख करके शायद हफ्ते को उसका फाइनल किया जा रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहत है, लेकिन एक मेन वजह जो है वो मौसम भी कहा जा रहा है कि मौसम उसकी एक मेन वजह है। लेकिन इसके साथ सिक्योरिटी के जो मामला है वो भी हैं। जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने क्लियरली कह दिया था कि इमरान खान की रिहाइशगाह से 500 मीटर दूर तक जो है वो पुलिस रहेगी। किनाल का जो माल रोड का ब्रिज है वहां पर पुलिस रहेगी, धर्मपुरा के ब्रिज पर रहेगी, ठंडी सड़क से भी 500 मीटर दूर जो है वो रहेगी। इमरान खान के घर के आसपास कोई भी पुलिस एहलकार जो है वो नजर नहीं आएगा, ना वहां भेजा जाएगा, ना ही किसी किस्म का कोई ऑपरेशन किया जाएगा। तो आज दोबारा 10 बजे जो है लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत होनी है और उसके बाद देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाती, क्योंकि गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने एक क्लियर बात कर दी थी कि हमने गिरफ्तारी से नहीं रोका, हमने उनकी गिरफ्तारी के मामले को टच भी नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट इस हारून, थैंक यू वेरी मच। हम आपसे ऑन एंड ऑफ अपडेट लेते रहेंगे चूंकि आपके अंदर मौजूद हैं। और ताज़ा तरीन सूरत हाल जी ये है कि अदालत की जानिब से ये जो गिरफ्तारी का मामला है इसको आज 10 बजे तक रोकने का हुक्म दिया था और इसके बाद अभी केस की समाअत होगी और उसके बाद ही फाइनल होगा कि क्या मामला किस तरफ आगे जाते हैं। इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट देसी फूड, जिसपे फरियाल राना गई हैं थाली रेस्टोरेंट और वहां से हमें क्या खिला रही हैं, देखते हैं आज के सेगमेंट में। नाजरीन, आज मैं आई हूँ DHA H ब्लॉक मार्केट में, जहाँ पर है थाली रेस्टोरेंट। इनकी ख़ास बात तो ये है कि ये तांबे की थाली में खाना सर्व करते हैं। और नाजरीन, आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो पाकिस्तान के वाहिद ट्रैफिक वार्डन भी हैं और इसके साथ इन्होंने मिस्टर लाहौर का टाइटल भी जीता हुआ है। नाजरीन, आए चलकर देखते हैं कि ये थाली में क्या क्या सर्व करते हैं और हमारे गेस्ट से बातें भी कर लेते हैं। नाजरीन, मेरे गेस्ट वसीम अरशद साहब आ चुके हैं। जब तक ये अपना मेन्यू डिसाइड करते हैं हम चलकर ऑनर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ऑनर अदनान हुसैन साहब। आप मुझे बताएं ये काम कब से कर रहे हैं आप? हम पिछले 4 साल से थाली रेस्टोरेंट चला रहे हैं। पहले हम 7 वाले प्लाजे में थे, चूँकि हालात कुछ इस तरह के थे तो हमें रीलोकेट करना पड़ा 7 वाले प्लाजा फर्स्ट फ्लोर में।
तो अब ये हम छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया। अच्छा, ये बताइएगा आप यहाँ पर क्या क्या सर्व करते हैं? हम यहाँ पे बारबेक्यू पाकिस्तानी, जिसमें कढ़ाइयाँ वगैरह होती हैं, हांडियाँ वगैरह होती हैं, और चाइनीज़ सर्व करते हैं। ये तांबे की थाली में खाना सर्व करने का ख्याल कैसे आया आपको? चूँकि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, बाहर जोन से ना वो स्टील की थाली में सर्व करते थे, तो हमने तांबे की थाली अनक्रेव्ड करवाई। उसमें हमने पोर्शंस बनवाए कि कस्टमर को ये ना लगे हम उनको कोलियाँ दे रहे हैं। तो उसको थाली के अंदर ही हमने कहा कि इसके अंदर ही खाना आए, यहाँ से ये आइडिया आया। थाली में जो डिशेस सर्व की जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? थाली में चिकन कढ़ाई, चिकन मखनी, चिकन जलफ्रेजी वगैरह, मटन कढ़ाई, मटन हांडी, फिर साथ बारबेक्यूज़ में हमारा जो स्पेशलिटी है शीश ताव, मलाई बोटी, चिकन टिक्का और बीफ सीख कबाब, साथ में सलाद, रायता, रोटी और नान सर्व होता है। हमारी एक स्पेशलिटी थाली है दाल चावल की, जिसमें एक पोर्शन में दाल मखनी होती है, एक में चावल होते हैं, एक में सलाद और रायता होता है। आपकी जो थाली है, एक थाली कितने पर्सन के लिए? यूजुअली वो सिंगल पर्सन सर्विंग होती है, बट समटाइम्स 2 पर्सन भी खा सकते हैं एक्स्ट्रा नान रोटी के साथ। लोग ज़्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं यहाँ से? हाँ, हमने डिफरेंट थालियों की डील बनाई हुई है। जो ज़्यादातर हमारी डील्स चलती हैं वो दाल मखनी वाली चलती है, चिकन मखनी की चलती है, बारबेक्यू थाली है वो बहुत फेमस है। अगर बच्चे साथ हैं वो चाइनीज़ पसंद करते हैं, चाइनीज़ की भी थालियाँ हैं हमारे पास। आपके रेस्टोरेंट का एम्बियंस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, एक सकाफत की फील आती है यहाँ से, ये ख्याल कैसे आया था? जो हम खाना प्रेजेंट करते हैं अपना थालियों में, तो वो भी एक कल्चरल फील देता है हमें। तो हमने सोचा कि थाली के साथ साथ हमें थोड़ा अपना बैकग्राउंड भी उस तरह लाना चाहिए। टाइम क्या है आपके रेस्टोरेंट का? हम दोपहर में 1 बजे खोलते हैं, रात के 2 बजे तक। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। अच्छा वसीम साहब, जब तक खाना आता है कुछ बातें कर लेते हैं। आप मुझे ये बताएं, बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जी मैडम, एफए में मैं थोड़ा सा वीक था, स्किनी था, तो फिर मैंने ज्वाइन किया ताकि कोई हेल्थी हो जाऊं और ड्रेसिंग कोई भी करूं तो अच्छा लगे। तो तब से मैंने भी एक्सरसाइज करने स्टार्ट की, जिम ज्वाइन किया। कितना अर्सा हो गया है बॉडी बिल्डिंग करते हुए? तकरीबन मैडम 18 से 20 साल हो गए मुझे ये एक्सरसाइज करते हुए। अच्छा, जब आपने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मैडम मैंने प्रोफेशनली तौर पे तो नहीं की थी, वैसे जिम नॉर्मली स्टार्ट किया था। उसमें तो ऐसे सच कोई मुश्किलात नहीं थी, बस जस्ट जाना, एक्सरसाइज करनी रूटीन की और वापस आ जाना। मुश्किलात तो तब आती है ना जब आप प्रोफेशनली तौर पे उसके ऊपर ज्वाइन करते हैं, फिर उसमें मसले मसाइल आपको पता आते हैं। खाना आ गया, जी। बिस्मिल्लाह करें जी, साथ में बातें भी चलती जाएंगी। जी, और जी। मुझे ये भी बताएं, जब आप डाइट करते हैं तो कोई स्पेसिफिक डाइट होती है जब आप बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर रहे होते हैं? जी मैडम बिल्कुल, जब आपने गेनिंग करनी है तो गेनिंग की डाइट अलग होती है, कंपटीशन है, कंपटीशन की डाइट अलग होती है। तो जिस तरह का आपका गोल है उसी लिहाज से फिर आपको डाइट करनी पड़ती है। अभी आपके पास कौन कौन से टाइटल्स हैं? मैडम मैंने जनवरी में मिस्टर लाहौर का टाइटल विन किया था, उसके बाद फैसलाबाद में हुआ था मिस्टर ओलंपिया का, ओलंपिया पाकिस्तान का, वो विन किया है। फिर पंजाब पुलिस की इंटर रेंज गेम हुई है, उसमें तो मैं गोल्ड मेडल हुआ हूँ। और ये पिछले मंडे को हुआ था पाकिस्तान का, पाक लाइन्स की तरफ से कंपटीशन हुआ था, जिसमें मैं 65 के अंदर गोल्ड हुआ हूँ, नेशनल चैम्पियन। अच्छा, आपको सपोर्ट किसने किया? आपकी फील्ड में और आपकी फैमिली, इन दोनों में? फैमिली में मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट्स मेरी वाइफ ने किया है, तो अगर वो मुझे सपोर्ट ना करें तो फिर मेरे लिए बड़ा मसला बन जाए। तो दूसरा मेरे जो उस्ताद हैं, कोच हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। आसम शिराजी साहब, जिन्होंने मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया, इस वजह से मैं यहाँ पे आऊँ। और दूसरा जो मुझे मेन जो सपोर्ट किया है वो हमारे CTO साहब हैं, कैप्टन मुंतसिर फिरोज साहब। जब मैंने लाहौर का टाइटल खेला था तो तब फाइनेंशियली तौर के ऊपर मेरे साथ बड़े क्राइसिस थे। अच्छा। मैं आगे नहीं खेल सकता था। मैं CTO साहब के पास गया तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, मेरी फुल सपोर्ट की। तो अगर मैं कहूँ ना कि ये टाइटल जो मैंने पाकिस्तान का विन किया है तो ये हमारे CTO साहब की वजह से विन किया, तो ये गलत नहीं होगा। तो इसलिए जो टाइटल है ये मैं उन्हीं के नाम करता हूँ, अपने CTO साहब, कैप्टन मुंतसिर फिरोज साहब के नाम करता हूँ। आप ट्रैफिक वार्डन की जॉब भी कर रहे हैं और बॉडी बिल्डिंग को भी साथ लेके चल रहे हैं, तो ये टाइम कैसे मैनेज करते हैं आप? मैडम, जब आपने कोई टारगेट रखा हो या कोई अचीव करना हो तो फिर आपने मैनेज करना है। जो बंदा एक्सक्यूजेस बनाएगा ना, बहाने ढूंढेगा, तो वो फिर अचीव नहीं कर सकता। तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं करना पड़ता है। आपका महकमा कितना सपोर्ट करता है आपको? महकमा मुझे फुल सपोर्ट कर रहा है, इसी वजह से तो मैं अचीव कर सका हूँ। मैडम, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने महकमे का और CTO साहब का
कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट की और मैं आज ये टाइटल विन कर सका हूँ। आपका देसी खानों में सबसे फेवरेट डिश कौन सी है, वो बताएं मुझे। देसी खाना में मुझे कढ़ाई मैडम बहुत पसंद है, अच्छा। और उसके अलावा घर की बनी हुई दाल, जैसे बाहर का खाना मैं इतना पसंद नहीं करता, लेकिन वाइफ से या कोई अच्छा रेस्टोरेंट हो तो वहाँ पे मैं खाना जो खाऊं तो कढ़ाई ज़्यादा या कोरमा, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। अच्छा, आपको यहाँ की कढ़ाई कैसी लगी? ये ज़बरदस्त है, इनका सीख कबाब बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप घर का खाना खा रहे हैं। घर का खाना जी, रेस्टोरेंट में अक्सर होता है कि उसमें ना स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत, तो वो फिर ऑयल बहुत ज़्यादा डाला होता है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो इनका म्यार बहुत अच्छा है, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप घर का खाना बना खा रहे हैं। इनकी मखनी कढ़ाई कैसी लगी आपको? मैडम वो स्टैंडिंग है, मैंने पहले कभी वैसे ट्राई नहीं की थी लेकिन ये मैंने खाई है, बहुत अच्छी इनकी है क्वालिटी। ये देखिए म्यार, हर चीज़, टेस्ट अमेजिंग है। ये जो थाल है, ये इसमें खाना खाना आपको कैसा फील हो रहा है? ये इन्होंने ना एक आप कह लें कि यूनिकनेस बनाई है कि बिल्कुल छोटे छोटे पोर्शन हैं, और ये आपको जैसे पुराने वक्तों की याद दिलाती है कि उन्होंने मुगलों के दौर के बर्तन रखे हुए हैं, आप किसी मुगल दौर में पहुंच गए हैं और वहाँ पे थाली आपके सामने सर्व की जा रही है। नॉर्मल दिनों में आपकी डाइट क्या होती है, और जब आपका कंपटीशन हो रहा होता है तो उसकी तैयारी में आप कौन सी डाइट लेते हैं? मैडम नॉर्मली तो साइज गेन करना होता है, तो उसमें हल्की फुल्की चीटिंग हो जाए वो कोई इशू नहीं होता, जो कुछ मिल जाए हाई कार्ब हाई प्रोटीन में आपने रहना होता है तो वो इजी होता है। लेकिन जो कंपटीशन की डाइट होती है ना वो बड़ी टफ होती है कि अपने बॉयल राइस है, बेक पोटैटो है, चिकन है बॉयल्ड या स्टीम कह लें, बेक कह लें, फिश है, तो वो काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको नॉर्मली कहीं पे भी नहीं मिलती। तो डाइट को अपने साथ साथ लेके आना पड़ता है। आपने देखा नहीं मेरे पास ना बैग होता है अपना, अच्छा। जहाँ पे जाता हूँ बैग में डाइट होती है। सही है। तो वो ये मसला होता है कि आपको बाहर से डाइट नहीं मिलती कहीं से। अच्छा, जो वेट गेन करते हैं उनकी डाइट अलग होती है, और जो वेट लूज करते हैं कंपटीशन में उनकी अलग होती है? जी बिल्कुल, क्योंकि जब आपने वेट गेन करना ना तो फिर आपने अपनी कैलोरीज ना सरप्लस में लेके जानी है। अच्छा। कि अगर आप डेली की कैलोरीज सपोज कर लें 1500 कंज्यूम कर रही है ना, फिर आपने 2000 करनी है, कैलोरीज ज़्यादा होंगी, फिर आपकी बॉडी वेट बढ़ेगा, आपकी बॉडी साइज गेन करेगी। जब आपने अपनी बॉडी को श्रेडेड करना है, लीन करना है, तो फिर आपने उसको डेफिशिएंसी में लेके जाना है। अच्छा। अगर 1500 कैलोरीज आप ले रहे हैं तो 500 आपने कट कर देनी है, आपने 1000 पे चले जाना है, और डाइट को क्लीन करते जाना है, ऑयल उसमें फ्री कर देना है, सॉल्ट निकाल देना है, सोडियम शुगर निकाल देनी है, क्योंकि ये तमाम जो चीज़ें हैं ना ये बॉडी के अंदर वाटर होल्ड करती हैं। हाँ जी। वो अपनी नीड नज़र आना स्टेज के ऊपर, तो इसलिए आपने ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ना फिर कट करनी है, बिल्कुल एकदम नहीं कट करनी, स्लोली कट करना है, और जो एंड के दिन होते हैं ना 10-15 वहाँ पे बिल्कुल बंद हो जाती है। माशाल्लाह पाकिस्तान के वाहिद ट्रैफिक वार्डन है जो बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन भी विन कर चुके हैं, तो फ्यूचर में कौन सा टाइटल विन करने की ख्वाहिश रखते हैं? आगे मेरी यही कोशिश होगी कि मैं ओवरऑल जो मिस्टर पाकिस्तान है उसका टाइटल विन करूँ, उसकी मैं तैयारी करूँगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वसीम साहब आपके टाइम के लिए, आपसे बात कर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप अपना खाना एंजॉय करें। नाजरीन, यहाँ का खाना नहायत ही लजीज है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं, एक ज़बरदस्त सेगमेंट और ज़बरदस्त स्पोर्ट्समैन से आपकी मुलाकात करवाते हैं। भाई कहा जाता है कि अगर आपके अंदर जुस्तजू, लगन, डेडिकेशन हो, विल हो तो आप कर लेते हैं। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। पाकिस्तान में ऐसी बड़ी मिसालें हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। बात कर रहे हैं हम इस वक्त क्वेटा से ताल्लुक़ रखने वाले किक बॉक्सिंग चैम्पियन आगा कलीम की, जिन्होंने थाईलैंड के शहर बैंकॉक में मुआय थाई वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। किक बॉक्सिंग करते हैं। इस इवेंट में 40 ममालिक के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आगा कलीम की हम अगर बात करें तो कौमी इवेंट्स में बेशुमार मेडल्स पहले ही अपने नाम कर चुके हैं, और इसने तो उनकी जीत और उनके करियर के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म की मोहर सब्त की है कि इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। बिल्कुल आगा कलीम, आपको खुश कहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो थाईलैंड में होने वाली बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी, इसमें मुकाबला किससे था आपका, और पाकिस्तान का जो आपने परचम लहराया, कितनी खुशी हुई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, यहाँ थाईलैंड के शहर बैंकॉक में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई। इससे पहले मैंने एशियन चैंपियनशिप कजाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह विन की थी, जिसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई थी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में 40 माइल ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मेरे फाइनल जो बाउट था वो था इंडोनेशिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंडोनेशिया को तीसरे राउंड में नॉकआउट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप विन कर गया।
और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टैलेंट की शेयर बैंकॉक में पाकिस्तानी परचम ले रहा है। सर क्या बात है, आप छा गए, आपने कमाल किया है। अच्छा ये बताइए कितनी ट्रेनिंग कितनी थी, तैयारी कितनी की इसके लिए करीम, कितना वक्त लगा? अगर प्रैक्टिस की बात करें, मैं एक चाय के होटल में काम करता हूँ 12 घंटे, तो लोगों ने सपोर्ट किया मुझे। मैं सबसे पहले तो एहसन जो मेरे भाई है एहसन अहमद साहब, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरी हेल्प की। मेरी चाहे वो एशियन चैंपियनशिप में हो, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में हो, इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। इसके अलावा अमीर जमात जनाब हाफिज नईम रहमान साहब का मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे टिकट का बंदोबस्त करवाया, तब जाके अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पहुंचा। और इनके साथ जो पूरी टीम है, खलीकुर रहमान साहब, सर ताहिर साहब, इनकी पूरी टीम ने बड़ी काविशें थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज नईम सर ने जो है मेरा टिकट करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ पहुंचा थाईलैंड बैंकॉक, और मेरे पाकिस्तान के नाम अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, आपकी स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा है आगा कलीम। ये बताएं कि अब तक कुल कितनी चैंपियनशिप जो है आप अपने नाम कर चुके हैं, जिनमें आपने पार्टिसिपेट किया, उसमें आपने फतह आपके हिस्से में आई है? देखिए अगर से पहले बात की जाए तो मैंने 28 फाइट खेल चुका हूँ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 27 मैंने विन किए। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 टाइम जो हूँ कराची चैंपियन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम जो मैं सिंध चैंपियन हूँ, और 3 टाइम वुशु चैंपियन हूँ, 2 टाइम जो है ट्वाई चैंपियनशिप वो जो ईरानी गेम है। इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खेले, क्लब लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह खेल चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाइम जो है मैं नेशनल चैंपियन हूँ 2021 में और 2023 में, और इसके अलावा मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 टाइम जो है इंटरनेशनल चैंपियन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कलीम, आपने पहले अपनी स्ट्रगल के हवाले से बात किया, नो डाउट बहुत सारे चैलेंजेस हैं आपके लिए। आपने खुद भी बताया कि आप चाय की दुकान में काम करते हैं, तो किस तरह से काम और इसको मैनेज करते हैं, और साथ साथ जो आपके ट्रेनिंग पैटर्न्स हैं वो कितने घंटे के होते हैं? अगर आप 12 घंटे चाय के होटल में काम करते हो, फिर उसके बाद आज 5 घंटे आप ट्रेनिंग करते हो, बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है। यकीन करें जब मैं ये खुद करता हूँ तो मैंने कभी कभार हिम्मत हार में यार छोड़ दो, फिर मैं बोलता हूँ नहीं यार आपने उस लेवल तक जाना है, वर्ल्ड चैंपियन बनना है, अल्लाह ने आपको इज्जत देनी है, इंशाल्लाह आप हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो। यकीन करें बहुत मुश्किल है। जब आप 56 से 50 पे आते हो, वेट लूज करते हो, 5-6 दिन खाना निकालते हो, फिर चाय बनाते हो, तो मुझे पता है कितना मुश्किल है ये। अल्हम्दुलिल्लाह सब मुझे गुजरी है, तो मैं वक्त बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है इसको मेंटेन करना। मैंने एशियन चैंपियन बन के आया, लोगों ने मुझसे बड़े वादे किए, दावे किए कि हम आपको नौकरी नहीं दिया, दोबारा मैं चाय होटल में खड़ा हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं वर्ल्ड चैंपियन बन गया। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे जॉब दे ताकि मैं होटल काम छोड़कर कोई जॉब करूँ और अपनी ट्रेनिंग को जारी रखूँ, ताकि अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं वर्ल्ड चैंपियन बन गया हूँ। आगे इससे जो भी इवेंट्स आएंगे इंटरनेशनल हर लेवल पर, उसके लिए मैं रेडी रहूँ हर लिहाज से। तो ये काम जो है बड़ा मुश्किल है, इसके लिए बड़ा टाइम चाहिए और इतनी खास में अवार्ड भी नहीं मिलती है हमें, तो बस क्या करें, हमारी रोजी करना पड़ता है। तो काइंडली कोई ऐसे हमें जॉब मिल जाती है तो हम अच्छे से अच्छे लेवल पर हमारे सर आंखों पर कलीम, आप हमारे चैंपियन हैं, आपने पाकिस्तान को इज़्ज़त दिलाई है, अल्लाह आपको इज़्ज़त मज़ीद दे। और मैं इस प्लेटफॉर्म से अपील करता हूँ हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशन से, हमारी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ सपोर्ट सच चैंपियंस। चाय पे के होटल पे काम करके कहाँ तक ये लड़का पहुंचा है, और व्हाट डज ही वांट यार। आप प्लीज़ कुछ करें, कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, हम ज़रूर अपील करते हैं कि कलीम के लिए ज़रूर इनको हेल्प करें। और कलीम, आपके हाथ का पंच तो हम नहीं खा सकते, चाय ज़रूर पियेंगे कभी मौका मिला तो। गॉड ब्लेस यू कलीम, कीप इट अप। कलीम साहब ने आपकी बात कराई, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं सेगमेंट फ्लैग की, जिसमें इस्लामाबाद में फिनलैंड बिजनेस समिट की तकरीब हुई और इसका अहवाल सना हमायूं देखने वहाँ पे पहुंची, हमें भी बता रही है, देखते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड्स ऑफ फ्लैग्स। और आज मैं आपको लेकर आई हूँ एम्बेसी ऑफ फिनलैंड के एक ऐसे इवेंट में जहाँ पर फिनलैंड और पाकिस्तान के बिजनेस पार्टनर्स इकट्ठे हुए हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड पाकिस्तान फिनलैंड बिजनेस समिट, जिसमें एजुकेशन और एनर्जी सेक्टर पर फोकस किया जा रहा है। तो आपने रहना है मेरे साथ ये जानने के लिए कि इस समिट में कौन कौन आया है और क्या क्या हो रहा है। मैं इस वक्त फिनलैंड के सफ़ीर के साथ मौजूद हूँ। जनाब सफ़ीर, पाकिस्तान फिनलैंड बिजनेस समिट मुनक्कद करने पर मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। It is nice to be here. This is actually organized by our business council, which means ये तकरीब हमारे बिजनेस काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद की गई है,
मैं यहाँ अपने सिफारत खाने और अपनी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मेरे लिए सबसे खास बात आज यहाँ नए और मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मिलना है। ये समिट हमारे ताल्लुकात का एक नया बाब है। New deals, new partnerships, new trade. And let me know मुझे ये बताएं कि इस तरह की तकरीबात कितनी ज़रूरी हैं। Summits are important to bring both people together. Well, there's an old saying, would you buy a used car from एक पुरानी कहावत है कि क्या आप किसी ऐसे शख्स से गाड़ी खरीदेंगे जिसे आपने पहले देखा ही नहीं। बात करने का मकसद ये है कि जब आप लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं तो तिजारत, कारोबार और शराकतदारी बनाना आसान हो जाता है। What are the end results that we're looking इस तकरीब में खास फोकस किस चीज पर है? focusing on? Well, this has many other things apart from that, but आज यहाँ बेशुमार मौज़ूआत पर बात की जा रही है, लेकिन एनर्जी और एजुकेशन पर हमारा फोकस ज्यादा है। पाकिस्तान ग्रीन एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। थोड़ी देर पहले एक स्पीकर ने अपनी स्पीच में जिक्र किया कि पाकिस्तान में हर साल 5 लाख लोग वर्क फोर्स में शामिल होते हैं। ये तकरीबन फिनलैंड की टोटल आबादी के बराबर है। अगर पाकिस्तान को इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम पैदा करना है तो पाकिस्तान को अपनी इस वर्क फोर्स को बेहतर एजुकेशन के जरिए बेहतर ट्रेन करना होगा। it needs these new entrants to the work market to be better trained, better educated. So we look forward to have more मैं mutual उम्मीद करती हूँ कि ऐसी तकरीबात होती रहें ताकि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हों। prosper both countries. Oh, definitely yes. You took the words right out of my mouth. You're welcome. Thank you very much for your work. Thank you very much. And right now I am with Honorary Councillor General, Mr. Wille, and very congratulations on this beautiful Pakistan-Finland Business Summit. Thank you very much. Thank you. And I can see a lot of people are here. इस तकरीब में बेशुमार लोगों ने शिरकत की है। इस तकरीब का मकसद क्या है? This Pakistan-Finland Business Summit. I think the first thing is that we created this as a platform where people can meet, because I don't really believe that there won't be any इस business. तकरीब की सबसे खास बात यह है कि लोग आपस में मिल रहे हैं। दुनिया में कहीं भी अगर आप अच्छी तिजारत करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि ताजिर एक दूसरे को जानते हों। इसका फायदा दोनों मुल्कों को होने वाला है। They trust each other, and then that's the point where business happens. And how do you see the end result? ऐसी तकरीबात का एंड रिजल्ट आप क्या देखते हैं? These kind of summits. Well, people are doing their business. I'm not doing the business for them. I think the very good point was that one of my इस तकरीब का आउटकम तो ताजिर बरादरी ने निकालना है, क्योंकि कारोबार ये लोग कर रहे हैं, हम तो नहीं। मैं समझता हूँ कि इस तकरीब के जरिए अगर पाकिस्तान और फिनलैंड की ताजिर बरादरी के माबेन 2 डील्स भी हो गई तो मकसद पूरा हो जाएगा। हम डायरेक्ट सितारों तक नहीं पहुँच सकते। इंसान छोटी छोटी चीजों से आगाज करके आगे बढ़ता चला जाता है। आपको पता है कि ये तकरीब 2-3 सालों के बाद हो रही है, तो अगर इस तकरीब से 2 डील्स भी हो गई तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। education. Okay, so tell me कि how come Finland can help Pakistan? एनर्जी और एजुकेशन दोनों बहुत अहम शोबे हैं। इन शोबों में फिनलैंड पाकिस्तान की क्या मदद कर सकता है? Finland can improve in and help us in both sectors. I think पाकिस्तान की एनर्जी प्रोडक्शन बेहतर बनाने के लिए हम टेक्नोलॉजी का तबादला कर सकते हैं। फिनलैंड में इस वक्त ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए तमाम तर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर तालीम की बात करें तो सबको पता है कि फिनलैंड का निज़ाम तालीम दुनिया में सबसे बेहतर शुमार किया जाता है। आप आए वहाँ हमारे तालीमी निज़ाम को स्टडी करें, इसमें से जो बेहतर चीजें आपको लगती हैं वो आप एडॉप्ट कर लें। ये आपकी अपनी विल पावर पर है। So, do you have any plans in future we could collaborate? क्या टीचर्स ट्रेनिंग से मुताल्लिक दोनों मुल्कों के माबैन मुस्तकबिल में कोई शराकतदारी हो सकती है? And something like that, so it can, improve the standards of education. There's a lot of projects already discussed here and now. जी हाँ, आज इस किस्म की तजावीज़ पर यहाँ बात की गई है, जिनमें टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वोकेशनल ट्रेनिंग और रिसर्च स्कॉलर्स ट्रेनिंग शामिल है। Cooperation on academic research and so on. कराची में भी बिजनेस समिट होने जा रहा है, हमें इसके बारे में बताएं।
we going to do the same show in 48 hours. So the हम same. 2 दिनों के बाद इस तरह का एक शो कराची में भी करने वाले हैं। पाकिस्तान फिनलैंड समिट की ये 10वीं तकरीब है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम कराची में भी ये तकरीब करने जा रहे हैं। अब मेरे कराची के दोस्तों के गिले शिकवे भी खत्म होंगे। Bring the show to Karachi. So now it's happening. Because Karachi is definitely कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। वहाँ मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान और फिनलैंड के ताजिर अच्छी शराकतदारी बना सकते हैं। Thanks so much, and so nice to see you again. Thank you. putting up the best show. And right now I am with Christina, who is a head of Department of Teachers Education, and it's such a great pleasure to have you and to know more about this education faculty that you're teaching. फिनलैंड का निज़ाम तालीम दुनिया में सबसे बेहतर है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? So tell us something about this. Okay, there are about 7 different. फिनलैंड में 7 यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जो टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं। मैं जिस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हूं, वहां हम लोग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में छोटे बच्चों, अर्ली क्लासेस और सीनियर क्लासेस के लिए ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हम यूनिवर्सिटी टीचिंग ट्रेनिंग भी पढ़ाते हैं। For university lecturers and university teachers. Now I would like to know what are the plans that you're looking forward to have. पाकिस्तान और फिनलैंड एजुकेशन सेक्टर में किस तरह शराकतदारी बना सकते हैं? क्या हमारे पास कोई प्लान है? Far way behind than Finland, definitely. So what are the plans? I think we are looking for the partners that. हम यहाँ इन पार्टनर्स की तलाश में आए हैं जो यहाँ के निज़ाम तालीम को बदलने के लिए सीरियस हों। एक ऐसी शराकतदारी हो जिसमें हम दोनों अपना विजन लेकर आगे बढ़ें। दोनों के लिए एक जैसा प्लेग्राउंड हो, तब ही हम लोग पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं कि यहाँ के तालीमी निज़ाम में वो चीज़ें आ जाएं जो हमें फ़ायदा दे रही हैं। लेकिन इसका दारोमदार हमारे पार्टनर पर है। But I think that it depends on the partner. Is it your first time in Pakistan? This is my second time in Pakistan. I visited Pakistan in October 2022 in Karachi. Fantastic. So this is first time in Islamabad. How did you find it? I think this is a very green. इस्लामाबाद में सब्ज़ा बहुत अच्छा है और मैं समझती हूँ कि कराची की निस्बत यहाँ ज़्यादा सुकून है। And I hope that you're going to the next business council is happening in Karachi. Yes, we are flying over to Karachi, I think tomorrow. Yeah. So have a good day. बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद है कि इस समिट के जरिए हम अच्छी शराकतदारियां बनाने में कामयाब हो जाएंगे। These summits. Thank you very much, and बहुत शुक्रिया। मैं पाकिस्तान की मेज़बानी बहुत एंजॉय कर रही हूँ। hospitality to all of us. Thank you. Wonderful. Enjoy your stay. Yeah, I will. Thank you. Right now I am with Mr. Mika, who is a health care education expert from Finland. मैं आपको पाकिस्तान में खुशामदीद कहती हूँ। Pakistan. Thank you so much. It's been a pleasure. बहुत शुक्रिया। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। मुझे यहाँ किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। Everything has gone so fluently. Fantastic. So I hope. मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान फिनलैंड बिजनेस समिट अच्छे नताइज लेकर आएगा। आपकी स्पेशलिटी क्या है? Focusing on. I am focusing to the healthcare education. मैं यहाँ हेल्थ केयर एजुकेशन एक्सपर्ट के तौर पर आया हूँ। हेल्थ केयर एजुकेशन का मकसद हेल्थ वर्कर्स की बेहतर ट्रेनिंग करना है। यहाँ आने का मकसद हेल्थ केयर एजुकेशन में कोई पार्टनरशिप तलाश करना है, जिससे मैं यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम में बेहतरी लाने की कोशिश कर सकता हूँ। With Pakistan and Finland, with my own institute. Okay, so how do you see that we can? आपके ख्याल में हम पाकिस्तान का निज़ामी सेहत कैसे बेहतर बना सकते हैं? Where do you see the glitches or where you? In Finland we have this kind of qualification. फिनलैंड में हम लोग तालीम के दौरान ही तलबा को ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं। हमने कुछ बेंचमार्क बनाए हुए हैं। तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये बेंचमार्क हासिल करना जरूरी है। इससे वो बेहतर ट्रेन हो जाते हैं। अगर हमारी कोई शराकतदारी यहाँ होती तो मैं चाहूँगा कि ये चीजें पाकिस्तान भी हमसे कॉपी करे। अपने निसाब में जरा सी तब्दीलियाँ करके बहुत नताइज हासिल किए जा सकते हैं। In the field. Is it your first time in Pakistan? Yeah, this is my first time in Pakistan. How did you find everything, and especially Islamabad? Our institute have had a collaboration
in Pakistan before. And पहले से ही हमारी शराकतदारी पाकिस्तान में चल रही है। इससे पहले जो हमारे इदारे की तर्जुमान थी वो यहाँ आती रहती थी, इसलिए मुझे यहाँ इतनी मुश्किल नहीं हुई। to organize everything, so for me personally it was easy to come here. I only come here and everybody has taken care of me. Fantastic. I hope you will enjoy your trip. जबरदस्त। मुझे उम्मीद है कि आप पाकिस्तान में अपना ट्रिप एंजॉय करेंगे। To see Karachi and very best of luck for the Pakistan Business Summit conference. Thank you so much and have a nice day to you too. Thank you. Have a nice day. तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए इस तरह के बिजनेस समिट्स कारोबारी शख्सियात के लिए बहुत ही मावन और मददगार साबित होते हैं। एनर्जी और एजुकेशन दो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें फ़िनलैंड पाकिस्तान की मदद कर सकता है और इनकी मदद से हम अपना एजुकेशन और एनर्जी सेक्टर बेहतर बना सकते हैं। आज मैं यहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेकर जा रही हूँ। आई होप कि आपने भी ये एपिसोड एंजॉय किया होगा। होगी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात। अब तक के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं HBL PSL 8 के हवाले से, जिसका कल पहला एलिमिनेटर खेला गया और इसके अंदर एलिमिनेट किसने होना था, वो कहते हैं ना दास्तान बन गई कल एक माजी की, और वो बन गई इस्लामाबाद यूनाइटेड। अनएक्सपेक्टेड, एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड कल का मैच नहीं जीत पाई और उसके बाद क्वालिफाई तो नहीं कह सकते अभी, खैर सब पेशावर ज़ल्मी का, वो कहते हैं ना अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। कल जैसी परफॉर्मेंस आज भी देनी पड़ेगी पेशावर ज़ल्मी को। ये हदफ था जो कि दिया गया था पेशावर ज़ल्मी की जानिब से इस्लामाबाद यूनाइटेड को, जो वो चेस करते करते बहुत ज़बरदस्त खेल रही थी और फिर ये हुआ कि चिरागों में रोशनी रही। शोएब मकसूद साहब कल बहुत अरसे बाद चल गए और हमने कहा भाई इससे बुरी, इससे ज़्यादा बैड लक क्या हो सकती है ज़ल्मी की कि शोएब मकसूद भी चल गए। उन्होंने हाफ सेंचुरी कर ली फिर भी नहीं। एलेक्स हेल्स की हाफ सेंचुरी भी और उनके भी दोनों के चौके छक्के किसी काम नहीं आए। मुझे लगता है कि जो टेल एंडर्स है ना, या जो मिडिल ऑर्डर है, उसने बड़ा बुरा किया इनके साथ। और फिर शादाब साहब ने कल अनड्यू तब्दीली भी जो की बैटिंग ऑर्डर के अंदर, जो मतलब टॉप पे अगर एक प्लेयर खेल रहा है उसको 5वें नंबर पे लाने की क्या जरूरत है। उससे कोई बात नहीं, अब तो आउट हो गए ना, किस बात का दुख है। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL में नहीं है नाजरीन, बस बात खत्म। इस्लामाबाद यूनाइटेड हम में नहीं रहे, नहीं हम में है, PSL में नहीं रहे। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद। माजिद भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। उर्मिला और इमरान, आपको भी सुबह खैर। सर बहुत शुक्रिया। अच्छा अब्दुल माजिद भट्टी साहब, ये जो कल हुआ, वैसे तो इस्लामाबाद के हवाले से भी कुछ उम्मीदें थी, लेकिन पेशावर ज़ल्मी से भी उम्मीदें थी, लेकिन कल जिस तरह इस्लामाबाद मैच हारा, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। मतलब जीतते जीतते आपने प्लेट में रख के मैच पेशावर के आगे रख दिया। देखिए उर्मिला, कहते हैं ना कि पाकिस्तान की किस्मत के फैसले तो इस्लामाबाद में होते हैं, लेकिन यहाँ कजाफी स्टेडियम में तो कल रात कुछ और हो गया। वो जो मौसम तब्दील हुआ ना, अचानक आंधी चली और हवाएं चलना शुरू हो गई, तो उसके बाद फिर जो बॉलिंग की है सलमान इरशाद ने और आमिर जमाल ने, मेरे ख्याल में हालांकि यंग प्लेयर थे और सामने अभी आपने शोएब मकसूद का जिक्र किया, सीजन प्लेयर है, T20 में बड़ा उनका नाम है। फिर एलेक्स हेल्स इंग्लैंड से ताल्लुक है और दुनिया में T20 में अपनी बैटिंग की वजह से मशहूर है। लेकिन फिर जब ये दो यंग बॉलर आए, इन्होंने जो बॉलिंग कराई है और जिस तरह 140 प्लस की स्पीड से यॉर्कर्स कराए हैं, तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है बिल्कुल आउट क्लास हो गई। और क्रेडिट देना पड़ेगा बाबर आजम को कि वो प्रेशर में थे, प्रेशर इन ए सेंस के 4-5 दिन एक क्रेडिट तो भट्टी साहब बाबर को ये भी दिया जा रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ हिज कैप्टेंसी, वहाब को आखिरी ओवर्स नहीं दिए। बल्कि जब 2 ओवर वहाब ने करवा लिए ऑन ए लाइटर मूड में, लाइटर नोट, किसी ने कल स्टेडियम में कहा कि भाई अब वो क्रिकेट छोड़ दे और जाके हलफ उठा ले। तो वहाब रियाज नो डाउट कल उनका भी बुरा दिन था, 2 ओवर में 28 रन दिए। लेकिन बाबर आजम आप देखें मेंटली कितने स्ट्रांग है कि उनके साइड पर जो प्रेशर्स चल रहे हैं पाकिस्तान टीम से, उन्हें आराम के बहाने बाहर कर दिया गया। कप्तानी शादाब खान को चलेगी, लेकिन 2 मैचों में बुखार के बाद कल जब वो वापस आए तीसरे मैच में, आप देखिए एक और मैच विनिंग नॉक था उनका। उन्होंने ऊपर से एक प्लेटफॉर्म सेट किया और बाद में जी बाद में जब एक ऐसा स्टेज आ गया कि अगर मैं गलत नहीं कहता 162 फॉर 1 था इस्लामाबाद यूनाइटेड, वहां से अगले 4 विकेट 14 रन पर गिरे हैं। और फिर जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने
इस बाजी को पलटा है, तो मेरा ख्याल में सॉरी पेशावर ज़ल्मी ने, पेशावर ज़ल्मी मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि अब इस टूर्नामेंट में कोई अनहोनी कर जाए जिसके बारे में मैं और आप तवक्को नहीं कर पा रहे। अच्छा भट्टी साहब, आप जो लाहौर और पेशावर ज़ल्मी एक नॉकआउट मरला है, इसमें अब दोनों टीम से लास्ट मैच में तो लाहौर कलंदर 76 रन पे पूरी टीम आउट हो गई और हम परेशान थे कि हुआ क्या। अब चूंकि ज़ल्मी एक फतह करके आए हैं और उनका मोमेंटम उस तरह से है, लाहौर वाले थोड़ा, क्या आपको लगता है मोटिवेशन लेवल उनका थोड़ा कम होगा और पेशावर ज़ल्मी उनको टफ टाइम दे सकता है, यानी आपको लगता है बहुत धमाकेदार किस्म का मैच होगा आज भी? देखिए, मुझे लग रहा है कि मैच तो अच्छा होगा क्योंकि लाहौर कलंदर्स को 2 बड़े झटके लगे। आखिरी लीग मैच कराची किंग्स से 86 रन से हारे और 2 रात पहले उन्हें 84 रन की एक और बड़ी शिकस्त हुई। तो मेरे ख्याल में बैटिंग में थोड़ा सा उनको बेहतरी लाना है, फील्डिंग में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बैटिंग में आप देखें, फखर जमान ने उनकी तरफ से 384 रन बनाए हुए इस टूर्नामेंट में जी, और टूर्नामेंट के जो टॉप 17 बैट्समैनों की फहरिस्त है लाहौर कलंदर्स का और कोई बैट्समैन नहीं है फखर जमान के अलावा। तो लिहाजा ये क्रिकेट चूंकि टीम गेम है, दूसरे बैट्समैनों को भी रोल प्ले करना पड़ेगा अगर चाहे टीम मैनेजमेंट। नॉर्मली तो लाहौर कलंदर्स की टीम अपनी 11 में बहुत ज्यादा चेंजेस लाती नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में इस PSL के लिए भी, हालांकि पेशावर भी हमारा हिस्सा है, हमारे मुल्क का एक खूबसूरत शहर है, लेकिन इस टूर्नामेंट के लिए लाहौर कलंदर्स का फाइनल में जाना इस लिहाज से अच्छा होगा। आप देखें कि लाहौर कलंदर्स कल रात नहीं था मैच में, तो स्टेडियम में काफी नशिस्तें खाली थी। तो इस टूर्नामेंट में थोड़ी सी जो हाइप मिली है कलंदर्स की वजह से, फिर देखें इमरान और उर्मिला आपको भी तो हमने खुश करके जाना है वापस कराची। लेकिन हमारी सपोर्ट तो मेरी तो ज़ल्मी के साथ है, एंड आई वुड सो लाइक टू हैव ज़ल्मी प्लेइंग विद मुल्तान। लेकिन आपकी ख्वाहिश का भी एहतराम है बिल्कुल, क्योंकि हम सब यहाँ में ना बड़े बाइस्ड हो गए हैं जब PSL जब से प्लेऑफ्स में हम सब आपस में साथ बैठ के बहुत बाइस्ड। तो वो जो उर्मिला ने कलंदर्स के वाले से सवाल किया, मैं जरा इसको रीफ्रेम करके अगर ये कहूँ कि व्हाट इफ कलंदर्स को फिर चेस करना पड़ गया तो क्या करेंगे? चेस पे तो हार जाते हैं। देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि जब आप बड़ी कैंपेन में जा रहे हैं तो आपको हर किस्म के हालात में मैचेस जीतने होते हैं। कलंदर्स अनफॉर्चुनेटली 4 मैचेस में चेस करने गया, 4 मैच हार गया। तो इस मिथ को उनको तोड़ना होगा। शाहीन शाह अफरीदी खुद ऊपर ना है, लेकिन अपनी बैटिंग में थोड़ा सा जान पैदा करें। उनको आकिब जावेद, शाहीन शाह अफरीदी या उनका जो भी थिंक टैंक में लोग, राना आतिफ, राना समीन बैठे हुए, वो बताएं कि भाई मैचेस हर बार आपको टारगेट डिफेंड नहीं करने, आपको टारगेट चेस भी करने, और इस मरहले पे जब और खाली फखर को नहीं करने, बाकी बैट्समैन को भी खेलना है। बिल्कुल, इस मरहले पे जबकि अब गलती की गुंजाइश नहीं है, जो मैच हारेगा उसको घर जाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में कलंदर्स को ये मिथ तोड़ना पड़ेगी कि भाई हमने हर बार डिफेंड नहीं करना, टारगेट चेज भी हमें करना है। चेज भी करना है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बहुत आपके वक्त का, आपके तर्जीह का। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, पिछली बार का बदला ले सकते हैं बाबर आजम। जिस तरह शाहीन और हारिस ने बॉलिंग की थी, बाबर के पास मौका है, जिस तरह उनको बोल्ड किया गया था। आई थिंक बाबर यू शुड make a comeback that way. वैसे कमबैक तो कल उन्होंने किया look forward, yes. नहीं, he is in, मतलब वो, लेकिन शाहीन के खिलाफ जरा हम चाहते हैं ना, ये जरूरी है। अच्छा चलें जी, आप अल्लाह करे आपकी उम्मीदें पूरी तरह। हम लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमें एक ब्रेक को सपोर्ट करना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब दिखाएंगे आपको हमारा सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें वकार अहमद मलिक और फैरा फैज बात कर रहे हैं कि वक्त को ज़ाया होने से कैसे बचाया जाए। देखते हैं आज का सेगमेंट। नाज़रीन, वक्त जो है वो बड़ी प्यारी और कीमती चीज़ है। वक्त अमीर हो चाहे गरीब, दोनों को यकसर ही मुयस्सर आता है। और आपने अक्सर ज़िंदगी में देखा होगा कि एक कामयाब इंसान भी और एक नाकाम इंसान भी एक ही बात करता है कि वक्त की कदर करनी चाहिए। बस फ़र्क इतना है कि कामयाब इंसान उस वक्त को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करता है, जबकि नाकाम इंसान जो है वो वक्त को मुख्तलिफ़ चीज़ों में ज़ाया कर देता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे वकार साहब से। वकार साहब, हम वक्त अक्सर ज़ाया कर देते हैं और हमारा जो काम होता है वो कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकालता, लेकिन हम उसमें घिरे होते हैं और उसमें वक्त ज़ाया करते रहते हैं। तो हम ये कैसे पता चला सकते हैं कि वक्त जो है हमें सही सिमत में अपना इस्तेमाल करना है?
और हमारी अपनी कौम के वाले से आप देखें तो बिल्कुल भी आपको कोई सिमत नज़र नहीं आती और वक्त ज़ाया करने की मशीनें हैं हम लोग। और इस हवाले से मैंने तो बहुत अरसा पहले एक स्टीवन आर्कोवी की बड़ी खूबसूरत किताब है 7 हैबिट्स के हवाले से, उसमें एक चीज़ पढ़ी थी और मैंने बड़ा, यानी अभी भी गांव में जाता हूँ जहाँ पे जितने भी लोग पॉलिटिक्स वगैरह पे बहस कर रहे होते हैं या इस तरह के इशूज़ पे बहस कर रहे होते हैं जिनका उनकी पर्सनल डेवलपमेंट से कोई बहुत बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता, तो अमूमन उनको यही कहता हूँ कि यार खुदा के लिए इस चीज़ को वाज़े कोई तकसीम कर लो। और वाज़े तकसीम जो है वो स्टीफन ने बड़ी खूबसूरत बताई है और अगर आप उसको अडॉप्ट कर लें तो बहुत ही आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं। और ये जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे अपनी एनर्जी ज़ाया करते हैं तो आपको बड़े वाज़े तकसीम नज़र आ जाती है कि अच्छा ये वो चीज़ है यहाँ पे एनर्जी मेरी ज़ाया होगी, कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे जो है कोई डेवलपमेंट है या कोई मामला है। तो इस सिलसिले में उसने बेसिकली ये किया था कि दो अपनी जो भी एक्टिविटीज़ किसी भी फ़र्द की रोज़मर्रा की होती हैं उसने 2 हिस्सों में उसको तकसीम किया था, एक है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और एक है सर्कल ऑफ कंसर्न। ठीक है, अब सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो ऑफ कोर्स सर्कल छोटा सर्कल होगा, ठीक है। सर्कल ऑफ कंसर्न जो है वो ज़रा बड़ा सर्कल होगा। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो है जो कि वो चीज़ें, वो वेरिएबल्स, वो चीज़ें जो कि आपके इन्फ्लुएंस में, ठीक है, आप उनको चेंज कर सकते हैं। बड़ी सादी सी बात है कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा शौक, कोई भी ऐसी बात जिसको एक्चुअली आप चेंज कर सकते हैं, जिसको आप चेंज कर सकते हैं वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, ठीक है, आप क्योंकि उस पर इन्फ्लुएंस्ड है। और जो सर्कल ऑफ कंसर्न है वो एक बड़ा सर्कल होता है लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उसको चेंज कर सकें या बराह रास्त तब्दीली उसमें ला सकें। अब मसलन सर्कल ऑफ कंसर्न में आप चेक कीजिए कि पॉलिटिक्स मेरा कंसर्न हो सकता है कि ये वाली पार्टी जीते, वो वाली पार्टी जीते, और लेकिन मैं 5 साल इस बात पे बहस करता रहूं और लोगों के साथ बहस में मुब्तला रहूं, ये तमाम चीज़ें करता रहूं, तो ये मेरा कंसर्न तो है लेकिन ये मेरा इन्फ्लुएंस नहीं है। मैं कोई कौन सा वहाँ पे इन्फ्लुएंस करके वो चेंज ला सकता हूँ या तब्दीली ला सकता हूँ या जो माइंडसेट चेंज कर सकता हूँ। तो हर वक्त इस तरह की गुफ्तगू जो है, या इसी तरह मिसाल के तौर पे वेदर है, ठीक है, जो वेदर जो है वो मेरा सर्कल ऑफ कंसर्न है। मेरा तो यकीनन है कि मुझे सर्दी लगती है। अब ये मेरा सर्कल ऑफ कंसर्न में तो ये चीज़ आती है लेकिन मैं वेदर चेंज तो नहीं कर सकता। तो हर वक्त मैं वेदर के हवाले से अगर सुबह सवेरे हर वक्त मैं एक वेदर की एप्स को देखता रहूँ कि अब कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा। तो इसी तरह स्पोर्ट्स को आप ले लेते हैं। मतलब स्पोर्ट्स में मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान हमेशा जीते, ठीक है जी, क्रिकेट में जीते, लेकिन मैं अगर अपने सारे ज़हनी रिसोर्सेज इसी बात पे लगा दूंगा जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ना मैं मैं क्रिकेट टीम का कोच हूँ, ना मैं PCB का हेड लगा हूँ, तो मेरा कोई उससे तब्दीली से ताल्लुक नहीं है। मेरा तो सिर्फ देखने से, अब देखने से मुराद ये है कि मेरा कंसर्न है। और ये जो कंसर्न की जितनी भी चीज़ें हैं वो चाहे स्पोर्ट्स है, मसलन एक चीज़ यही हो सकती है, मेरा कंसर्न ये भी है कि रोज़ाना जो है 1 या 2 दफ़ा मैं देखता हूँ स्टॉक मार्केट कि आज बंद कैसी हुई है, तो वो मेरे कंसर्न है ना, वो इसलिए कंसर्न है कि ठीक है आप पाकिस्तान को माशी हवाले से आप देखना चाहते हैं कि बेहतर हो, लेकिन वो कंसर्न की हद तक ही है। और अगर आप उसके अंदर घुस जाएं और हर वक्त एक ऐसी चीज़ को जो कि एक ये स्टॉक मार्केट के भी इस तरह के वेरिएबल्स हैं ना जो आपके आप बराह रास्त को चेंज तो नहीं कर सकते, तब्दील तो नहीं कर सकते। अब सर्कल ऑफ कंसर्न से बाहर ह्यूज डाटा है, मतलब वो इस तरह का हो सकता है कि युगांडा की कोई टीम है, ठीक है, वो किसी टीम से ख्याल, वो मेरे सर्कल ऑफ कंसर्न में भी नहीं आती, वो मेरा कंसर्न नहीं है। बट मेरे कंसर्न भी बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कंसर्न पे मुझे वक्त ज़ाया करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सवाल है बुनियादी तौर पे कि अगर मैं उस पर वक्त लगाता हूँ तो एनर्जी ऑफ कोर्स देता हूँ, और जब मैं एनर्जी देता हूँ, वक्त देता हूँ, तो मैं एक्चुअली उन चीज़ों में ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहूँगा जो मेरी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है। तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो ये है कि लर्निंग है, मिसाल के तौर पे ये मेरा बिल्कुल इन्फ्लुएंस में है। मैं चाहूँ तो सीखूँ, चाहूँ तो ना सीखूँ, ठीक है। लर्निंग के अंदर मैं अपने अंदर तब्दीली ला सकता हूँ, ठीक है जी। इसी तरह जो मूड है, ठीक है, मूड काफ़ी हद तक मेरे अपने कंट्रोल में है कि मैं मूड अच्छा रखूं या ना रखूं। इसी तरीके से जो किसी को मतलब थैंक यू पहले कहना है या अपोलोजाइज पहले करना है या कोई काइंडनेस या अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, अपनी शख्सियत के अंदर इस तरह की तब्दीलियाँ लानी हैं, तो वो मेरा ऑफ कोर्स ये मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आएगा। इसी तरह जो चॉइस ऑफ वर्क है कि मैंने क्या काम करना है, ये करूँ या वो करूँ, कोई ऐसा काम जो मेरा शौक भी हो और वो काम भी हो, तो ऐसा अगर हो जाए तो क्या ही बात है। तो उसकी तरफ जो एक सफ़र है वो भी एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। वर्क और उसमें मतलब काम में और वैसे ज़िंदगी में, इसमें बैलेंस मैंने कैसे लेके आना है, मेंटेन करना है। ऑफ कोर्स मेरे बहुत सारे रोल होंगे माशरे के अंदर, तो वो एक शोहर का रोल भी हो सकता है, बच्चों के वाले से एक बाप का रोल हो सकता है, सिमिलरली आपकी जॉब के अंदर एक रोल हो सकता है, बहुत सारे इस तरह के रोल। तो उन रोल्स को मैंने कहाँ का रखना है और कितना टाइम देना है और किस रोल को किस तरह अदा करना है, ये तमाम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में। सो
ये जो लर्निंग का वाला मामला है, ये तो ऑफकोर्स बड़ा रास्त सर्कल है। मैं म्यूज़िक सीख सकता हूँ, ऑफकोर्स सीख सकता हूँ, मेरे पास टाइम है, मैं सीख सकता हूँ। और अगर मैं ये फैसला करता हूँ मैं सीखना चाहता हूँ और उसके बाद मैं 2-3 महीने लगा के मैं कोई एक इंस्ट्रूमेंट सीख जाता हूँ, तो ये मेरी पर्सनल डेवलपमेंट है। इस तरह फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, साइकोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं लर्निंग के वाले से अगर देखा जाए तो ये मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आती है। ठीक है। सो ये बुनियादी फ़र्क है कि मैं हमेशा इसलिए वो दोस्तों को और हर जगह ये इसलिए पीटता हूँ कि यार आप अपना ज़्यादा फोकस जो है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे रखें, सर्कल ऑफ कंसर्न। आपकी 90% जो मुबाहिस हैं आपके 90 वहाँ वो कंसर्न से रिलेटेड है, जिसको आप चेंज उस तरह नहीं कर सकते बराह रास्त। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ ये होती है कि किसी भी महफिल में आप देखें जहाँ पर सेंटर ऑफ कंसर्न के टॉपिक डिस्कस हो रहे होंगे, जिसमें पॉलिटिक्स आ जाता है, जैसे आपने बात की, वहाँ पर ज़्यादा मजमा होता है, वहाँ पर लोग इंटरेक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर किसी ऐसी जगह पर आप बैठे हो जहाँ पर सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हो, जहाँ पर खुद को तब्दील करने की, खुद को डेवलप करने की बात हो, वहाँ पर लोगों का हमें रश नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है ना कि बड़ी वाज़ेह और बड़ी सादा सी वजह है, क्योंकि सर्कल ऑफ कंसर्न जो है उसके अंदर आपके अंदर कोई बराह रास्त रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पेन है ना, हमें क्यों हमें बात ही करनी है, आपका बात ही करनी है। उसकी जिम्मेदार जो है वो फ़लाँ सियासी जमात है और फ़लाँ मुल्क को इस हालत में लाने वाले फ़लाँ लोग हैं। और इसी तरह जो आपने बाहर डालना है ना, सारी जिम्मेदारी एक्सटर्नल बाहर डालनी है। सर्कल ऑफ कंसर्न बड़ा ईजी है, बड़ा मज़ा है उसमें, क्योंकि इसमें आपको कोई बराह रास्त जिम्मेदारी नहीं है, कोई बराह रास्त पेन नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सर्कल ऑफ जो है इन्फ्लुएंस, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसमें आपको काम करना पड़ता है। काम करते जो है वो हमें उतना अच्छा नहीं लगता। इवन हमारी यूथ भी जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पर गुजारती है, ज़्यादा उसी पे लगा होता है। आप सोशल मीडिया पे भी आप अगर देख लें तो सोशल मीडिया पे जो कंटेंट है उसको भी आप तकसीम कर सकते हैं कि ये कंसर्न में आता है और ये इन्फ्लुएंस में आता है। तो कोशिश तो सोशल मीडिया को इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, बट आम ओवरऑल ज़िंदगी को भी ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए कि जिसमें इन्फ्लुएंस जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको बरोकार ला के प्रोडक्टिव होगा जाए। ठीक है वकार साहब, जो लोग कंसर्न बहुत ज़्यादा हैं इन चीज़ों को लेकर, वो इन्फ्लुएंस की तरफ किस तरह से आ सकते हैं? क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके वो अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर सकते हैं? ये तो देखिए ना, अब बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई कहे कि एंगर या गुस्सा जो है, अब अगर किसी को मालूम है कि गुस्सा जो है वो गलत चीज़ है और उस पर काबू पाना चाहिए, तो अब वो कैसे पा सकते हैं? ये वो ऑफकोर्स उनको एंगर मैनेजमेंट की बुनियादी चीज़ें पढ़ने के बाद, लेकिन मसला ये है कि वो करना उन्होंने खुद दी है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अब मुझे पता चल गया कि अच्छा यार ये बड़ी वाज़ेह तकसीम है, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरे इन्फ्लुएंस में हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरा कंसर्न हो सकती है लेकिन इन्फ्लुएंस में नहीं है। ठीक है, तो मुझे पता है, यानी ये अब मुझे बहुत वाज़ेह पता है कि कौन सी चीज़ इसमें है, कौन सी चीज़ें इसमें है। अब ये तो मेरा काम है ना कि मैं इस तरफ आऊँ, वो कि ये थोड़ा अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेन वाला मामला है, बट इस तरफ आऊँ तो इस तरफ आऊँगा तो मुझे पता है मैं प्रोडक्टिव हो जाऊँगा, और इस तरफ जाऊँगा तो मुझे पता है कि मैं बैठा बातें करता रहूँगा, थड़ों पे बैठ के जो दुनिया जहान की गप्पे लगाता रहूँगा, और सोशल मीडिया की जो बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन है उसको उस पर करता रहूँगा, गुस्सा करता रहूँगा, रिलेशनशिप्स बिगाड़ता रहूँगा, ये सारे काम करता रहूँगा। इसमें कहीं कोई प्रोडक्टिविटी तो नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच वकार साहब फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज हमने आपको बताया कि किस तरह से आप वक्त को प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल करके खुद के अंदर डेवलपमेंट ला सकते हैं, और किस तरह से एक लर्निंग के प्रोसेस को दोबारा से जारी करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हम दोनों को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए माइंड। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आपको पता है फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे को हमारा इस वीक का आखिरी शो होता है, लेकिन हम जाते जाते कोशिश करते हैं कि संडे को जो हमारा शो आता है कारवा सराय, उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाएं। तो इस संडे को जो एपिसोड नशर होने वाली है उसके अंदर मुस्तनसर हुसैन तार साहब ट्रेन के हवाले से बात कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में भी यही बात हो रही थी, उसी सिलसिले की कड़ी है, आपको दिखाते हैं। आज हम सवारी की बात करेंगे, ट्रेन की, रेलगाड़ी, जिसको आप रेल गड्डी भी कहते हैं, और ये वही गड्डी है जिसके बारे में कहा गया, गड्डी आ गई स्टेशन से, परा हटवे बाबू सानू माइया वेखन दे। आप जानते हैं ये माइया कौन था? ये सबिया खानम के वालिद थे, मोहम्मद अली माइया। शायद ये ट्रेन उस स्टेशन पे जा रुकेगी जहाँ पे आज से 50 साल पहले मैंने एक खूबसूरत लड़की को देखा और उसने मुड़ के मुझे देखा था, और मैं उसके इश्क में आर्जी तौर पे मुब्तला हुआ था, और फिर उसके बाद कभी वो लड़की नज़र नहीं आई। बाकी सदीकी कहते हैं गड्डी लंघ गई, गड्डी लंघ गई, बाकी रह गया पाँ पाँ कर द टेशन ते साँ साँ कर दे कन। गंगा राम ने मुझे समझ नहीं आती कि एक शख्स ने
अपनी एक छोटी सी ज़िंदगी में किस तरह इतनी सारी ढेर सारी अचीवमेंट्स की। बल्कि जब वो फौत हुए हैं तो लंदन में फौत हुए तो अंग्रेज़ जो गवर्नर था तो उसने कहा था कि ही लिव्ड लाइक ए प्रिंस एंड ही स्पेंट लाइक ए सेंट, कि वो शहजादों की तरह उसने ज़िंदगी बसर की और रुपया पैसा खल्क़ खुदा के लिए दरवेशों की तरह खर्च किया। उसने मुस्कुराते हुए ऑटोग्राफ दिया और जब मुझे ऑटोग्राफ बुक वापस की तो उसकी उंगलियां मुझसे छू गईं। मत पूछिएगा हमारा क्या हाल हुआ। आज भी मतलब अब क्या अर्ज़ करें, इस बुढ़ापे में शर्म भी आती, लेकिन ये फैक्ट है कि खुशबू आ रही है एवा गार्डनर के हाथों की। So don't forget to watch कारवांसराय, दास्तां गो का कारवांसराय और एक्सप्रेस न्यूज़ इतवार की शाम 7:05 पे आपको ज़िंदगी के मुख्तलिफ तजर्बात जो शायद तारड़ साहब की किताबों में आपको न मिलें, इस किताब में ज़रूर आपको मिलेंगे और फिर वो इसलिए उससे बहुत ज़्यादा सीखने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि अगर हम सब कॉन्टिनेंट के सफ़री दास्तानें लिखने वाले राइटर्स की बात करते हैं तो आई थिंक तारड़ साहब का नाम सर फहरिस्त आता है उन सभी लोगों में। सो हमें तो देखने में भी बहुत मज़ा आता है और फिर इसके अलावा लाइव लर्निंग्स बहुत ज़्यादा हैं। और तारड़ साहब जब बोलना शुरू करते हैं आपका दिल करता है आप सुनते रहें, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें वो आपको बताते रहे। एक दास्तां गो की वैसे क्वालिटी होती है ना। खैर जी, चलें इस नोट के ऊपर प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। हमारी दुआ है पाकिस्तान के लिए भी, रमज़ान से पहले ये आखिरी जुम्मा है। अब अल्लाह करे कि रमज़ान बड़ा खैर व आफियत से स्टार्ट हो नेक्स्ट वीक। वैसे हमने तो मंडे को आना है, मिलना है इंशाल्लाह आपसे, लेकिन दुआ में हमें याद रखिए। और शाबान के ये दिन भी बड़े ज़रूरी हैं, अगर आप इसमें अपने इनको कैश करना चाहें अपने अमाल को लेकर तो बहुत ही अच्छा है। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। हैव अ वेरी गुड वीकेंड। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।